जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनसीसी। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। वेक्टर अलजेब्रा के इस सेशन में आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बताया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बता चुके हैं और डॉट प्रोडक्ट का सारा नोट आप लोगों को बताए हैं। उन सारे नोट को आप लोग बेहतर तरीके से याद रखे होंगे। आज हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जैसा कि नाम से क्लियर है, ये आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसमें होना है। एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तो बीच में जो सिंबल दिए हैं वो किसका सिंबल है? क्रॉस का। बात समझ रहे हैं ना? दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो प्लस का सिंबल दिया जाता है, उसमें कोई दूसरा और सिंबल नहीं है। अगर डिफरेंस निकाला जाता है दो वेक्टर्स का तो उसमें केवल माइनस का सिंबल आएगा, माइनस की जगह पे कोई और नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वह दो तरह का होता है। वेक्टर प्रोडक्ट कितने तरह का है? दो तरह का है। एक है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में है। फिर अगर उसी तरह से थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वह आपको क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा। कौन क्वांटिटी देगा? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वह आपको कौन क्वांटिटी देगा? वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वह आपको क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को। और फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी। तो अब अगर समझ लीजिए, यहां पर सबसे पहला जो नोट है जो इसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे वो ये है कि अगर कोई वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है, दोनों ही आपका नॉन जीरो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है यह आपको दे दिया गया है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और ये थीटा आपका कहां से कहां लाई करता है मालूम है ना आपको? जीरो से पाई, जीरो से पाई। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो, दोनों ही आपको इसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर काम करता है, जीरो टू पाई। बात समझे कि नहीं? जब हम ए डॉट बी इक्वल टू बोलते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तब भी आपको थीटा यही है, जीरो से पाई के बीच में। और जब हम ए क्रॉस बी कहते हैं तब भी आपको मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप जब हम बोलते हैं तो थीटा आपका इसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर काम करता है, जीरो से पाई तक। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप है, तो थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? व्हाट इज द इंटरवल ऑफ थीटा? तो ऐसी स्थिति में आप जवाब दीजिएगा क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। ओपन इंटरवल नहीं लगा है, दोनों तरफ आपको क्या लगा है? क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है यहां पर कि इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल ये हो गया ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला कहता है मॉड ए फिर मॉड बी फिर साइन थीटा और एन कैप। अब गौर करिए, इस एन कैप और इस पूरे नंबर के बीच हम कहीं भी ना डॉट दिए हैं ना कहीं क्रॉस दिए हैं। ये यहां से लेकर यहां तक के बारे में अगर हम सोचें, साइन थीटा तक की बात करें अगर हम, तो वो आपका एक नंबर है। क्या है? नंबर। एंड नंबर आपको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करता है। और एन कैप जो है आपका, वह आपका वेक्टर है और कैप लगे होने की वजह से इसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसकी क्या खासियत है उसके बारे में और जिक्र करने वाले हैं हम। ये आया कहां से उस पर भी बात करेंगे हम। तो देखिए यहां ये पूरा यहां से लेके यहां तक स्केलर था और ये आपका वेक्टर है। तो एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच ना डॉट पड़ता है ना क्रॉस पड़ता है, इसलिए ना हम यहां डॉट दिए हैं और ना ही क्रॉस दिए हैं, सीधे सीधे एक साथ लिख दिए हैं। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। वेयर एन कैप क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एन कैप द यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट ए वेक्टर बी एंड एन कैप मेक राइट हैंडेड सिस्टम। क्या बनाता है? राइट हैंडेड सिस्टम ये बनाता है। राइट हैंडेड सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? जैसे ये समझिए, ये हमारा राइट हैंड है, क्लियर है? अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, इसको ऐसे घुमाए हम, तो दोनों का रिजल्टेंट अंगूठा की तरफ ऊपर थंब की तरफ भागे। बात समझे कि नहीं? अगर हमारे पास दो वेक्टर है, बात समझे कि नहीं, एक वेक्टर मान लीजिए ये हमारा स्केच है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये पेन है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ऐसे यहां से इस साइड ऐसे जा रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ भागेगा। किधर भागेगा? रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए अगर हम एक थर्ड पेन ले लें, एक पेन हमारे पास ये है दूसरा यहां है, एंड तीसरा अगर एक पेन और हम ले लें तो ये रिजल्ट हमारा किधर भाग रहा है? ऊपर की तरफ भाग रहा है। और ये जो ऊपर की तरफ भाग रहा है ये ए क्रॉस बी है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये क्या है? ए क्रॉस बी। अब गौर कीजिएगा, ये ए क्रॉस बी जो है वह ए के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और ये बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन अगर यहां एक फर्श रख दें, एक प्लेन रख दें, यहां सरफेस नीचे डाल दें, तो क्या उसके साथ भी ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना? तो ये इसके दिशा में, यह मेन दिशा है ए क्रॉस बी का। किसका है? यस, ए क्रॉस बी का। अब इस ए क्रॉस बी के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसको कहा गया एन कैप। मेरी पूरी बात समझ में आई? अगर यह वेक्टर आपका ए है, यह वेक्टर आपका बी है, तो ये आपका ए क्रॉस
बी है, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। जैसे ही ऐसे घूमेगा फिंगर ऐसे, लेकिन जब इधर से ऐसे घुमाएंगे तो फिंगर को ऐसे करना पड़ेगा। आप देखिए ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, अब ये कहां जा रहा है? नीचे। तो अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये नीचे भागेगा। कहां भागेगा? नीचे। ये पेन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ भागेगा। सो बी क्रॉस ए कहां भागेगा? नीचे। ए क्रॉस बी कहां भागा? ऊपर। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस साइड है आपको? अपवर्ड है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है आपको? डाउनवर्ड है। कहीं कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह से बात समझ में आ रही है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ए क्रॉस बी निकलेगा तो वह भी, और बी क्रॉस ए आएगा तो वह भी। दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन आपका अलग अलग होगा, अप डाउनवर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा यहां, अगर हम ये ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इसके ऊपर ऐसे जाएगा, इस दिशा में। अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दें, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है यही आपका ए क्रॉस बी है बच्चों, बात समझे? और जब इसी को नीचे की तरफ लाइएगा, ये आपका बी क्रॉस ए है आपको। अब ये ए के साथ भी 90 डिग्री, यहां तक का एंगल कितना? 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना? 90 डिग्री, ऐसा है। अब इस ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसी का नाम दिया जाएगा क्या? एन कैप। कोई पूछेगा व्हाट इज द एन कैप, तो कहोगे द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसी को क्या कहेंगे? एन कैप कहेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। इससे देखिए सेकंड रिजल्ट से रिजल्ट निकलता है। अभी अभी आप पढ़े हैं, सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, पढ़े हैं कि नहीं? अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस लगा दें, क्या लगा दें? मॉडुलस। हम तो ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब इसमें दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे तो ये मॉडुलस लग गया। और आपको पता है कि मॉडुलस लगने पे नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव नंबर भी क्या हो जाता है, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लय लगाने में हम जैसे ही बोले कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और अगला पल पूछ दे कि पॉजिटिव, तो कह दीजिए नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव मॉडुलस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है। तो अब यहां पर इस मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये मॉड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात बताइएगा कि थीटा कहां से कहां था? 0 से पाई था। मतलब आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। मैक्सिमम आप कहां रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के अंतिम तक पहुंचिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर कीजिएगा नहीं। और आपको मालूम है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। सो साइन थीटा में मॉडुलस लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि साइन थीटा अंडरस्टूड है कि यहां पर पॉजिटिव है। थीटा की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, थीटा 0 से पाई तक लाई करता है, इसलिए इस इंटरवल में साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ, 0 पर 0 होगा, 180 पर 0 होगा, लेकिन इसके बीच में हर जगह क्या होगा? है ना? तो अब यहां पर इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इसने मेंटेन किया, एंड ये साइन थीटा यहां कॉपी हो गया। और मॉडुलस एन कैप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मॉडुलस लिया तो हर किसी के साथ मॉडुलस लगा। एंड अब बताइएगा कि एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस तो 1 होगा। तो अगले लाइन में ये रिजल्ट क्या लिखाएगा बोलिए? मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप की जगह क्या पुट करने वाले हैं? 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब ये देखिए मॉडुलस ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हुआ। सो फ्यूचर में जब कभी मॉडुलस ए क्रॉस बी पूछा जाएगा तो हमें एन कैप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे ही मॉडुलस लग जाएगा तो क्या नहीं आना चाहिए? एन कैप नहीं होना। अब एक बात बताओ, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जहां कहीं भी हमें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा दिखेगा उसके जगह पर हम मॉड ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो फिर से इस फॉर्मूला पर चलिए, अगेन ध्यान दीजिएगा, अगेन यही है हमारा ए क्रॉस बी। अब यहां से लेके यहां तक के बदले क्या हम ये मॉड ए क्रॉस बी लिख सकते हैं? बोलिए आप। और बचा कौन? एन कैप। समझ में आ रहा है ना? अब ये एन कैप अगर हमें चाहिए, एन कैप, तो इसको यहां से नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो ये क्या लिखाएगा बोलिए? ए क्रॉस बी, नीचे में आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? और ऐसे भी बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए क्रॉस बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। ए क्रॉस बी ऊपर है और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड है। तो अब जब कभी भी आपको कहेगा ऐसा, तीसरा नंबर नोट देखिए, तीसरा नंबर, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए एंड बी is given by a क्रॉस बी बाय मॉडुलस ए क्रॉस बी। अब यहां पर एक काम करेंगे, प्लस माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाए? क्योंकि आप जानते हैं कि ए और बी पर हमें परपेंडिकुलर चाहिए। ए और बी दोनों पर क्या चाहिए? एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी परपेंडिकुलर हो। तो अब एक बात बताइए, अगर ए बी हम जो पिक्चर आपको दिखा रहे थे पेन लेकर के, एक बार आपको दिखाए अपवर्ड, एक बार दिखाए, तो परपेंडिकुलर क्या केवल अपवर्ड ही होगा? डाउनवर्ड भी हो सकता है ना? तो जिस समय आप प्लस लिए हैं उस समय ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर मिला है, और जिस समय आप माइनस लिए हैं उस समय नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर मिला है।
एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाले को कंसीडर किया जाता है। किसको? पॉजिटिव वाले को। और यही आपको आंसर में रहेगा भी अधिकतर। तो जब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए चौथा नंबर नोट है, चौथा नंबर, इफ ए इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, अगर आपका ए या बी दोनों में से कोई जीरो वेक्टर है, हो सकता है कि दोनों ही जीरो वेक्टर हो जाए, और लगा है, और का मीनिंग होता है कि पहला हो जाए जीरो वेक्टर तब भी काम चलेगा, दूसरा हो जाए पहला ना हो तब भी काम चलेगा, दोनों ही जीरो वेक्टर हो जाए तब भी चलेगा। एंड ऐसी स्थिति में आपका बच्चों ए क्रॉस बी जो आएगा वो आपको जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। दोनों वेक्टर में से कोई एक भी वेक्टर अगर आपका नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर कहेंगे। एंड अगला पांचवा नंबर जो रूल कहता है वो आपको कहता है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री। दो वेक्टर आपका कैसा है? दोनों के बीच का या तो एंगल 0 डिग्री है या तो आपको 180 डिग्री है। सिंपल सा बात अगर कहें दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर के लिए हम आपको बताए थे कि या तो सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा, बस पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, राइट? तो ये आपका कोलिनियर है। देन अगर इफ टू वेक्टर्स, किसको किसको ले लेते हैं, चलिए ए एंड बी लिख देते हैं, यहां पर वेक्टर मेंशन कर देते हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर, तब आपका क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी जो आएगा वो आपको सॉल्व होके क्या आएगा? जीरो वेक्टर। और जब जब आप दो नन जीरो वेक्टर का, दो नन जीरो का अर्थ हुआ जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ऐसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप जीरो ले आते हैं तो दोनों ही वेक्टर साबित हो जाएगा कि पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, या तो एंटी पैरेलल या पैरेलल। बात समझ रहे ना? अगर हम पैरेलल या एंटी पैरेलल वर्ड में कंफ्यूज होंगे तो सबसे बेस्ट वर्ड है कोलिनियर बोलना। क्या बोलना? कोलिनियर। वहां पर हमें डायरेक्शन का चिंता नहीं है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, देन दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। जब भी आपको कोलिनियर साबित करना होगा तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखा दीजिए? जीरो दिखा दीजिए। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे समझिए यहां पर नेक्स्ट बात। अगला आपका ये नोट था 5 नंबर। 6 नंबर नोट समझिए यहां पर, अगर आपका ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपसे पूछेगा कि क्या कम्यूटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, तो जवाब होगा यस, डॉट प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यहां पर क्या होगा? ऐसा आप कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मतलब सिंपल तरीका है कि जब जब आप ऑर्डर चेंज करिएगा, वेक्टर का ऑर्डर क्या करिएगा, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा लिख रखा है सी क्रॉस डी, लेकिन हम इसको लिखना चाहते हैं डी क्रॉस, तो आपको क्या करना होगा? माइनस डी क्रॉस सी ऐसा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? माइनस डी क्रॉस सी करना पड़ेगा। जब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं भी ऑर्डर चेंज करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका फायदा उठा करके ये रिजल्ट साबित किया जा सकता है। ये देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, ये आपको जीरो वेक्टर होगा। किसके बराबर होगा? हाँ, कई बार आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछ देगा एग्जाम में कितना बराबर क्या होगा, तो सीधे क्लिक कीजिएगा क्या, और कैसे ये हुआ सो देखिए। ये जो है आपका, इसको हम 8 नंबर में डाल देते हैं अभी फिलहाल। 7 नंबर हम यहां पर एक और नोट लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये होल्ड करता है, अर्थात ए क्रॉस बी प्लस सी अगर कहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। कौन लॉ हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम या वितरण नियम। बात समझे कि नहीं? एंड यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसी जगह ऐसे होता ए प्लस बी, क्रॉस आपको इस साइड लिख दिया, नहीं तो आप यहां ए क्रॉस सी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सी क्रॉस ए, वो लिखना गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ऐसा लिखेंगे। ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। बात समझ कि नहीं? अब यहां देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या लिखेंगे आप बोलिए? इसका प्रूफ अगर करना है तो ए क्रॉस, अगले लाइन में ए क्रॉस, फिर अगले लाइन में बी क्रॉस सी, फिर अगले लाइन में इसी में बी क्रॉस ए, फिर नेक्स्ट स्टेप यहां क्या होना है? सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। इसके एलएचएस का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका और ये क्या है आपका, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? अगर इस रिजल्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक एकदम नजर से, इस माइनस को उठा के मैं इधर ला दूं तो क्या लिखाएगा? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बराबर जीरो वेक्टर। ये रिजल्ट याद रहेगा। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और फिर उसी का चेंज कर दिया गया ऑर्डर, तो दोनों का सम किसके बराबर? एक बात बताइए, ए क्रॉस बी एक साथ किए, अब प्लस बी क्रॉस ए को एक साथ कर दिए, ऐसे एक साथ रख दिए। फिर देखिए, ये ए क्रॉस सी एक जगह है
और सी क्रॉस ए एक जगह है, दोनों उल्टा है कि नहीं है। फिर देखिएगा बी क्रॉस सी और फिर उल्टा सी क्रॉस बी, मिल गया। और अभी अभी सीखे हैं कि यदि दो वेक्टर अगर अपोजिट ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट में है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा। तो बताइए यहां अपोजिट ऑर्डर में मिल रहा है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो क्या ये जीरो वेक्टर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। और ये भी जीरो वेक्टर और ये भी, तीनों जीरो वेक्टर है, तो रिजल्ट क्या रह गया। तो जब भी आपको ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी ऐसा पूछेगा तो आप रिजल्ट क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है सो देखिए। 9 कहता है इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये आपका यूनिट वेक्टर्स है किसके एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ध्यान दीजिए इस तरह से है ना। आपके पास एक्स एक्सिस की दिशा में आपका क्या है आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में क्या है और जेड एक्सिस की दिशा में क्या है के कैप। इतना तो आप समझते हैं कि आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जे कैप और के कैप के बीच भी एंगल, और के कैप और आई कैप के बीच भी 90 डिग्री होगा। तो अब अगर हम यहां पर आपसे पूछें देन आई क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जीरो होगा, क्योंकि अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपको क्या देगा लेकर के, जीरो वेक्टर देगा। देखिए आपको मिल जाएगा कहीं पर कि अगर ए क्रॉस ए करिएगा, किसी भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको जीरो वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वेक्टर को खुद उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जवाब क्या होगा, जीरो वेक्टर। अभी पढ़े थे ना कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और ए वेक्टर खुद के पैरेलल है या नहीं है, अरे कोई वेक्टर खुद के पैरेलल है या नहीं है, यस एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और तब लगाएंगे मॉड ए साइन 0 डिग्री एन कैप, तो 0 डिग्री जैसे ही आएगा क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो कोई वेक्टर खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्रॉस प्रोडक्ट होकर के क्या देगा हमें। तो अब बताओ ये आई क्रॉस आई क्या देगा, जे क्रॉस जे क्या देगा, और के क्रॉस के क्या देगा, के कैप क्रॉस के कैप वेक्टर, यह भी क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। कहीं कोई कंफ्यूजन। अब सुनिए ये आई क्रॉस जे कैप, थोड़ा आपको यहां पर राइट हैंडेड सिस्टम क्रिएट करना होगा। राइट हैंडेड सिस्टम देखिए कैसे बनता है, ये आपका है राइट हैंडेड का मतलब हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा में तो एक लय में सब आ जाए। अब ये गौर करिए यहां पर ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये आपका, अब देखिए ये राइट हैंडेड सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे, इसको करेंगे तो आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन भागेगा, के कैप, कौन भागेगा, तो आई क्रॉस जे क्या लिखाएगा, के कैप। फिर अब ध्यान दीजिए जे और के को मल्टीप्लाई करिए, जे और ये है ना, तो भागेगा किधर, हाँ तो जे कैप क्रॉस के कैप अगर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आई कैप। ठीक उसी तरह के क्रॉस आई कैप, ये क्या कहां जाएगा, हाँ के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे। ये ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है, किसमें है, यस साइक्लिक ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये समझिए एक हम सर्कुलर बनाए एंड सर्कल में बनाए, यहां पर हम दे दिए आई, यहां दे दिए हम जे और यहां दे दिए हम, अब एक पैटर्न में घूमना है आपको, सिर्फ ऐसे घूमिए। तो चलिए आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला मिलेगा क्या है, जे और के को करेंगे तो अगला मिलेगा, और के और आई को करेंगे तो उसका अगला मिलेगा जे। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा तो यही रिजल्ट नेगेटिव देने लगेगा, क्या देने लगेगा, जैसे अगर यहां जे क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस अगर पूछ दिया जाए हमें तो जवाब होगा माइनस के कैप। ठीक उसी तरह के कैप अक्रॉस जे कैप अगर पूछ दिया जाए तो जवाब होगा माइनस आई कैप। और अगर यहां आई कैप अक्रॉस आपको के कैप पूछ दिया जाए तो जवाब होगा माइनस जे कैप। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना। अब इसी का फायदा उठाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट्स के टर्म में। 10वां आपके पास है नोट, यदि आपके पास दो वेक्टर है ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसे लेके दे दिया z1 के कैप, एंड b इक्वल टू दूसरा वेक्टर आपके पास दे दिया बच्चों x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप, ऐसा दे दिया। अब दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो अब ए वेक्टर क्या दिया है बोलिए, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, क्रॉस का सिंबल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 प्लस z2, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम मेन रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उतना करने के बजाय एक दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय समझ लीजिए। यहां पर आपको दोनों वेक्टर दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन क्या लिख रहा है बोलिए, तो चुपचाप आप यहां आई कैप लिख दीजिए, लिखा गया आई कैप। अब इसको ढक लीजिए, है ना। पहली बार आप ऐसे गिरेंगे, ऐसे y1 z2, क्या लिखिएगा बोलिए, y1 z2 माइनस y2 z1, बात एक ही है ना। पहली बार लेफ्ट टू राइट गिरे हैं, आई कैप को ढकना था, राइट। अब इस दोनों में क्या है, जे कैप। एक बात बताइए, पहली बार कैसे ऐसे आए थे, अब दूसरी बार आपको राइट टू लेफ्ट ऐसे, जे कैप को यहां पर रख लीजिएगा जे कैप,
और यहां इसको नंबर को खाली मल्टीप्लाई करना है, Z1 X2 माइनस Z2 X1 लिखाएगा कि नहीं बोलिए, हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फिर प्लस लास्ट में, अब इसमें क्या कॉमन है, तो के कैप को ढकेंगे ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x1y2 माइनस x2y1, x1y2 माइनस x2y1 के कैप। अगर हम चाहें तो इस पूरे रिजल्ट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, और वो ऐसे लिखाएगा आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर लिख दीजिए x1y1 z1 x2y2 z2। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो उल्टा यहां पहुंच जाएंगे, चेक करके देखिए, यहां आई कैप लीजिएगा, इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, y1 z2 माइनस y2 z1 मिल गया। तो ये बेटर है कि ये बेटर है, ऊपर वाला जो भी आप लगा लें बेहतर है। अब देखिए अगर यहां पर हमारे पास एग्जांपल समझिए, कोई अगर हमें दे दिया इफ a इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, b इक्वल टू दे दिया हमें 4i कैप प्लस यहां पर 5j कैप प्लस 7k कैप, ऐसे, या 4k कैप ही लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं है ना। अब हमें a क्रॉस b चाहिए, क्या चाहिए, a क्रॉस b, नहीं तो सबसे पहले इसको ढक लेंगे, नंबर यहां गुना करेंगे, 4 तिया 5 दूनी 12 में से 10 घट गया, 2 लिख देंगे, आई कैप लिखा गया, बात खत्म हो गई। इसको ढकेंगे, अब उल्टा ऐसे गिनेंगे, 4 दूनी 8, 5 चौक 8 में से 20 घटेगा तो माइनस 12 जे कैप हो गया, लिखा रहा है। और फिर अगर हमें इसको ढकना है तो 5 पचे 25 में से 12 जाएगा, 13 के कैप लिखाया कि नहीं लिखाया, कहीं कोई कंफ्यूजन है। एक बार में डिटरमिनेंट हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना डिटरमिनेंट लिखे भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट। अब एक बात बताइए, यहां अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो कुछ करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 100, अब कैलकुलेट कर दीजिए, आपको मॉडुलस ए क्रॉस बी मिल गया, मॉडुलस ए क्रॉस बी। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन, सब कैलकुलेशन करते रहिए, इसका कोई टेंशन नहीं है, राइट। एंड आगे देखिए आप, अगर इसी जगह पूछ देता फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, तो कुछ नहीं करना था, ये ए क्रॉस बी मिला हुआ है, इसी के मैग्नीट्यूड से यहां क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस वो वेक्टर मिल गया जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। ऊपर ऊपर बह रहा है या समझ में आ रहा है, हैं? क्या आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझिए, ये आपका नोट था 10वां नंबर क्रॉस प्रोडक्ट का। 11वां नंबर क्या कहता है सो समझिए, 11 नंबर नोट है ना। ए क्रॉस बी क्या देता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो प्रोजेक्शन के संदर्भ में होता है, वहां हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से ऐसा काम कर लेते हैं। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात होगी तो यह क्यों पढ़ रहे हैं, यह पढ़ रहे हैं हम लोग एरिया वेक्टर के लिए, क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। देखो एरिया सिर्फ एरिया बोलेंगे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, लेकिन जब हम वर्ड बोलेंगे एरिया वेक्टर, देन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे ये दीवार हमारे सामने है, राइट, एंड दीवार ये रेक्टेंगल है, ये कैसा दीवार है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है ये पूरा, और एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, जितना भी रेक्टेंगल है वो क्या है, हाँ पैरेललोग्राम है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ए रेक्टेंगल, है ना, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, लेकिन सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं, बात समझ लेना। जितना भी लक्षण पैरेललोग्राम में होता है वो सारा लक्षण रेक्टेंगल में मिल जाएगा, पर जितना रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है वो आपको पैरेललोग्राम में नहीं मिलेगा, बात समझने की नहीं। अब रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। रेक्टेंगल के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो कुछ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है वो सब प्रॉपर्टी कहां मिल जाएगा तुम्हें, हाँ, सो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, समझ में आ रही है बात। तो अब यहां पर ये बात समझिए, ऐसे अगर कोई आपको इस तरह से दो वेक्टर ले लिया आप, एक वेक्टर आपका ये ए है बच्चों, दूसरा वेक्टर आपका ये बी है, दिख रहा है ना, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो आप क्या करिए, इस दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स मान करके, आसन्न भुजा मान करके एक आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कीजिए, पैरेललोग्राम की रचना कीजिए, समांतर चतुर्भुज बनाइए। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे जी, यहां दो वेक्टर है ए एंड बी, तो हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना था कि क्या है इसका, ए क्रॉस बी का रियल मीनिंग ये देता क्या है आखिर हमें। तो यहां पर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, बी है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अगर एक बात आपको कहें, अगर हम इसे इससे मिला दिए तो एक ट्रायंगल यहां बन गया क्या, अगर इसका नाम हम ओ दे दें, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम हम बी दे दें, आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहां पर एम, तो अब इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल ओ एम बी में कहेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम बी नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर ओ एम बी में अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू बी एम बाय ओ बी, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बी एम बाय ओ बी। साइन थीटा को वैसे ही रहने दिया जाए, बी एम को भी रहने दिया जाए, ओ बी के बदले मॉड बी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहां वेक्टर का सिंबल नहीं है ओबी पर, सो ये केवल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है,
इसलिए हम यहां मॉड बी दे दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए BM बराबर ये आपका मॉड बी साइन थीटा लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। अब एक बात बताइए, आप लोग क्या पढ़े हैं यहां पर इस तरह से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम फॉर्मूला लगा दें, ये पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा दें, तो बोलिए हम क्या लिखेंगे? सीधे बेस इंटू हाइट पढ़े हैं, बेस इंटू, तो बेस हमारा OA है, बेस हमारा क्या है? OA, और हाइट हमारा क्या है? BM। अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है ना, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पर ये OA ले लिए, तो OA का मतलब हो गया मॉड A। अब BM का क्या लाए हो देखो तो, मॉड B साइन थीटा। और तुम सबको याद होगा कि ये मॉड A क्रॉस B के बराबर है। ये किसके बराबर है? तो मॉड A क्रॉस B हो गया, ये एरिया निकला है। क्या निकला है? अच्छा, क्या A क्रॉस B को हम ऐसा लिख सकते हैं, OA अक्रॉस OB? ध्यान दो, OA क्रॉस, हालांकि रिजल्ट यहीं पर आ गया था, थोड़ा और हम ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। तो जब भी एरिया निकालना होगा किसी भी ट्रायंगल का या पैरेललोग्राम का या क्वाड्रिलेटरल का, तो ऐसी स्थिति में हमें जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो दोनों के ओरिजिन को सेम रखना पड़ेगा। आप पहले वेक्टर का बताइए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O, तो OA क्रॉस OB ऐसे लिखेंगे। बात समझ रहे ना? अगर हमें केवल ये ट्रायंगल का पूछता तो उसी में हाफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाफ। जैसे मान लीजिए, अगला हम एग्जांपल आपको यहां दे दें, 12 नंबर, समझिएगा इसको। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ABC है, ये क्या है? ABC। अब पूछ दिया हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे पूछ दिया, है ना? तो अब यहां पर अभी पढ़े फॉर्मूला, हाफ लिखेंगे। अब कोई एक वर्टेक्स को फिक्स करेंगे, एक वर्टेक्स को, तो चलिए अगर B को फिक्स करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? BA अक्रॉस BC, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होगा, BA क्रॉस। इसी के बराबर अगर दूसरा लिखना चाहें तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, आप A से स्टार्ट हो जाइए। क्या लिखिएगा? बोलिए। AB अक्रॉस AC, AB क्रॉस AC ऐसे लिखेंगे। आप पीछे आइए तब समझ में आएगा। यहां आइए ना, पढ़िए तो वहां एरिया क्या है? OA क्रॉस। क्या दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है? मॉडुलस लगा है तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब ये अगर नेगेटिव भी सॉल्व होके आएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ ना? तो OB बोलिए इनटू OA बोलिए, OB क्रॉस OA बोलिए, चाहे OA क्रॉस OB। बस ध्यान क्या रखना है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम। यहां पर OO स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम यहां इस ट्रायंगल का एरिया जानना चाहते हैं, इसका, उसी से डेवलप होगा। अगर हम चाहें तो ये साबित कर देंगे बेस इंटू हाइट। चलो साबित कर लो। मान लो यहां पर एक इसको इनिशियल की तरह काम करो, राइट? यहां से ये परपेंडिकुलर डालोगे, नहीं परपेंडिकुलर डालोगे, ये तुम्हारा थीटा का काम मानो कर दिया, नहीं? तो अब अगर हम कह दें इसमें इन ट्रायंगल AMB में, देखो इन ट्रायंगल AMB में मान लो कि ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोनों का डायरेक्शन ऐसे दिए, एक इधर एक इधर। चलो, तो अब यहां AMB में साइन थीटा पूछेंगे, तो साइन थीटा कहोगे ना AM बाय मॉडुलस BA, मॉडुलस, क्योंकि लेंथ ना लेना होगा। क्या लेना होगा? लेंथ। सीधे BA अगर लिखेंगे तो वही मॉडुलस BA, एक ही बात है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे लिख दिए BA। अब यहां से AM का लंबाई क्या होगा बोलो? BA साइन थीटा लिखाएगा। चलिए यहां पर बताइए एरिया का फॉर्मूला आप बच्चा से क्या पढ़ते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस BC इनटू हाइट। हाइट क्या है आपके पास? AM। एक बात बताइएगा कि 1/2 ठीक है, ये जो BC है, क्या इसको BC वेक्टर लिख के मॉडुलस डाल दे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि यहां पर अब देखो एरो हट सकता है। और AM के बदले कुछ लाए हो क्या? BA साइन थीटा। चलिए एक बात और बताइए आप लोग, यहां पर BC BA साइन थीटा, यहां तक ठीक है ना? एक बात बताइए, आप लोग क्या पढ़े हैं? A क्रॉस B का मॉडुलस, मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा पढ़े हैं? उधर से RHS से नजर डालिएगा, RHS से मॉड A मॉड BC। कोई दिक्कत? हाफ भूल जाइए, हाफ को दिमाग हटाइए आप। मॉड A मॉड BC, मॉड B मॉड BA, साइन थीटा साइन थीटा। इस पूरे के बदले हाफ ऐसे ही रखिए। अब पढ़िए वहां क्या है अंदर में? A क्रॉस, यहां एक जगह कौन है? BC अक्रॉस BA कहेंगे, वही लिखा है। मॉडुलस के अंदर अगर कोई ऑर्डर चेंज भी है तो इससे कोई फर्क, बस ध्यान क्या रखना है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? देखो इसका इनिशियल पॉइंट B, इसका भी इनिशियल पॉइंट B। अगर तीसरा लिखना चाहें तो हाफ CA क्रॉस CB लिख देंगे, CA क्रॉस, यही हो गया। क्या किसी को कोई आपत्ति? तो उसी से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए, जो हम प्रूफ किए नहीं, वो हम डायरेक्ट यहां लिख दिए। अब समझ में आया? अब हम प्रूफ करके बताएं ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये सीखना है कि दिमाग में रहे कैसे। तो रहने के लिए यही बात है, हाफ लेना है ट्रायंगल के केस में, और हमेशा दो वेक्टर को जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या रखना है? सेम रखना है। इसका फायदा उठा के देखो क्या साबित हो सकता है। 13 नंबर पे हम आते हैं, ये समझते हैं। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर दे दिया ABC, ये वेक्टर दे दिया ना ABC,
और इसका पोजीशन वेक्टर ए दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे दिया और इसका पोजीशन वेक्टर सी दे दिया। If the position vectors of all vertices of any triangle ABC are A vector, B vector and C vector, these are position vectors। ये साइड का वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट का वेक्टर है। किसका है? पॉइंट का, वर्टेक्स का। वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर क्या दिया? A। ये क्या दिया और ये क्या दिया? तो जैसे ही इसने पोजीशन वेक्टर कहा, इसका मतलब OA बराबर हमें A वेक्टर दे दिया गया, OB बराबर हमें B वेक्टर दे दिया गया और OC बराबर हमें C वेक्टर दे दिया गया। और O यहां तो पिक्चर में कहीं है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है कि ओरिजिन कहीं पर इसमें है। अगर हम एक इस तरह से यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई एक्सिस खींच दें तो ओरिजिन मिल जाएगा, राइट। एंड ओरिजिन से ऐसा कुछ है, तो हम अभी पूरा पिक्चर नहीं दिखा करके सीधा सीधा आपको समझाते हैं कि जब जब पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो ओरिजिन की बात होगी। एंड वहां OA बराबर A हो गया, OB बराबर B हो गया और OC बराबर C हो गया। अब कहता है कि अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको जानना होगा ना बच्चों, ये जवाब होगा आपका, क्या जानते हैं? ये जवाब होगा हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बराबर। अब ये एरिया कैसे आया देख लीजिए, वही जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आप पढ़े हैं उसी से डेवलप होगा। अभी अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे एरिया बराबर, याद करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या पढ़े थे? हाफ मॉडुलस के अंदर AB क्रॉस AC। लिख सकते हैं क्या कि नहीं लिख सकते हैं? अगले लाइन में हाफ को हाफ ही छोड़िए, है ना। AB को क्या आप OB माइनस OA लिख सकते हैं? अक्रॉस AC को आप OC माइनस OA लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हाफ ऐसे ही छोड़िए। OB की जगह क्या है वहां ढूंढिए, B वेक्टर, OA के बदले A वेक्टर, अक्रॉस OC की जगह पर C वेक्टर और इसके जगह, चलिए आगे देखते चलिए। हाफ ऐसे ही रहा। अब कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कीजिए। पहले B से दोनों को करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। लिखेंगे बोलिए कि नहीं लिखाएगा? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाफ वैसे ही है, ये B क्रॉस C है और ये क्या लगा है? अगर इसको उलट दें तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि उलटने पे साइन बदलता है। एक माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ये क्या लिखाएगा? A क्रॉस B। ये क्या लिखाएगा? C क्रॉस A। अच्छा A क्रॉस A जीरो वेक्टर, कोई वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कहीं कोई दिक्कत? अगले लाइन में थोड़ा ऑर्डर में लिख दीजिए बच्चों। यहां पर ये A क्रॉस B है, प्लस B क्रॉस C है, फिर प्लस C क्रॉस A है। कहीं कोई कंफ्यूजन? देखिए एरिया निकल गया जो पहले लिख के गए थे, सेम सेम। क्या कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं समाप्त हुआ है, थोड़ा और नोट होगा तब जाके आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स समाप्त होगा। आज का क्लास आप लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि आप सब थक गए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।